हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSSB का जो जनरल सेक्शन आपका आता है, जो पेपर 1 आपका कहलाया जाता है, जो कि 100 मार्क्स का आता है। फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, PRT हो, TGT हो, PGT हो, NTT हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, वहां पर आपका 100 नंबर का जनरल सेक्शन है वो आपसे पूछा जाता है। और उसके सिलेबस को यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं ताकि आपके अच्छे नंबर यहाँ पर आ जाए। और साथ ही ये भी डिस्कस करूंगी कि आपके मिनिमम मार्क्स यहाँ पर कितने आने चाहिए तभी आप मेरिट में आएंगे और आपको हाईएस्ट यहाँ पर कितने लेने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन में नाम आ जाए। साथ ही कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहे, आपको यहाँ से काफी क्लियरिटी आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर ऐसे ही अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके साथ पहले ही बोल चुकी हूँ कि DSSB जनरल पार्ट का ये सभी के लिए है। PRT, TGT, PGT, NTT, स्पेशल एजुकेटर हो, सबका जो जनरल सेक्शन है आपका वही आपका कितने नंबर का आता है, 100 मार्क्स का आपका ये जो है पेपर आता है। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि मिनिमम आपको यहाँ पर कितना, बिकॉज ये DSSB का एग्जाम है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है और साथ ही आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पर अटेन करने होते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। यानी कि अगर ये 100 नंबर का पेपर आता है तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको इस दौड़ में, इस रेस में बने रहने के लिए आपको कम से कम 40 नंबर यहाँ पर लेने होंगे। अगर आपके इस पे 40 मार्क्स नहीं है तो फिर आपको वहीं पर ही एक तरीके से निष्कासित या फिर आप कह सकते हो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही आपके पार्ट बी में या की सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कितने भी मार्क्स हो। ठीक है, तो मिनिमम आपको यहाँ पर जनरल अगर आप है तो 40% लाने पड़ेंगे। अगर आप OBC से आते हैं, OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पर 35% लाने होंगे। और अगर आप SC, ST या फिर अदर जो PW कैटेगरी है अगर उससे आते हैं तो आपको यहाँ पर 30% नंबर लाने होंगे। तो ये आपका क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि ऑलरेडी सेट किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको इसमें 100 में से 40 नंबर लेने होंगे। अगर आप OBC से हैं, और ध्यान में रखिएगा OBC सिर्फ दिल्ली का OBC यहाँ पर माना जाएगा। अगर आप आउट ऑफ द दिल्ली OBC से आते हैं तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और SC, ST से आते हैं तो फिर आप यहाँ पर 30 नंबर आपको मिनिमम यहाँ पर लाने की आवश्यकता है, तभी आपका फर्दर पार्ट क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। ठीक है, तो अभी पूरे सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद में ये भी चेक करेंगे कि आपको कितने नंबर यहाँ पर मैक्सिमम लेने होंगे ताकि आप उस रेस में बने रहे, एक जो सीट आपको चाहिए उसकी रेस में आप बने रहे। बिकॉज ये मिनिमम है, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो क्राइटेरिया है जो आपको फर्दर आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सबको पता है भाई आपका 5 सेक्शन पूछे जाते हैं जो कि सारे ही 20-20 नंबर के आपके हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और आपका 20 नंबर का ही हिंदी का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज और जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, शायद कईयों को नहीं पता है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर पर ये एग्जाम देना होता है। और एक चीज और जो यहाँ पर है इस एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत प्रेस्टिजियस आपका एग्जाम है, बहुत अच्छी हाई सैलरी आपको देता है, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी चीजें हार्ड हो जाती हैं। यहाँ पर मान लो अगर आपका पहले सेक्शन आपको जनरल अवेयरनेस का दिया गया है तो जब तक आप इसको पूरे को सॉल्व ना कर लो, आप इन 20 क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व ना कर लो, जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप रीजनिंग में नहीं जा पाएंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना एक जो पोर्शन है, एक मान लो अगर आपको रीजनिंग है या फिर मैथ्स, जो भी आपका पहला पोर्शन है आपको उसे करना होगा। जितने क्वेश्चन आते हैं आपको उसी टाइम देखना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको फर्दर मूव ऑन करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। और अगर सबमिट नहीं करते हो तो आप आगे नहीं जाएंगे, अगर आप सबमिट कर देते तो फिर आप बैक नहीं जा पाओगे। समझ में आया? जैसे मान लो आपने इसमें 15 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो अगर आप रीजनिंग में चले गए हो सबमिट करके तो आप वापस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे, आप वापस से नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना आपको आता उतना आपको एक ही बार में करना होगा। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं होती है कि आप पूरे पेपर में घूमते रहे। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। शायद आप में से कईयों को नहीं पता, जिन्होंने पेपर दे रखा है शायद उनको पता होगा, तो मैं आपके साथ ये क्लियर कर देती हूँ। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट में जो है आएगा क्या क्या।
अब करंट अवेयरनेस, ये जो है ना जनरल अवेयरनेस जो आप बोलते हो, ये एक वास्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। कोई भी इसको 100% कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आप जितना पढ़ेंगे उतना ही ये और डीप में चला जाता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, लेकिन इतना भी आपको ध्यान नहीं देना कि आप इसमें बिल्कुल ही डूब जाओ। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो आपके करंट में चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ये तो मस्ट है, ठीक है। इस सिलेबस को जानने से भी पहले आप सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए। नहीं मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी ढूंढ करके, ठीक है, मैं वहां पर भेज दूंगी। आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाइए और वहां पर देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को आप जरूर करें, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से एक टॉपिक आपका मस्ट है, आता ही आता है। करंट अफेयर्स से मस्ट है, आता ही आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप पिछले 6 महीने के नहीं जबकि 1 साल के आप जरूर करके जाएंगे तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक न्यूज में चल रहा है, जो करंट में भी एक मुद्दा बना हुआ है, वो चीज आपको जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर वो आपके प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके ही आप पता लग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, अगर आप ये कर लेते हैं अच्छे से। बाकी डिटेल तो इनकी बहुत सारी होती है, डीप में बहुत सारे हो जाते हैं, बट आपको फिर भी करके जाना है। जैसे करंट इवेंट्स की बात करें, भाई क्या चीजें अभी चल रही है, नेशनल इंटरनेशनल क्या चल रहा है, वो सब आपको पढ़ना होगा। एवरीडे मैटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, तो ये सारी चीजें आप कहाँ से कर सकते हो। ये आप जो है साइंस नहीं लिखना इधर, ये सारी चीजें आप कहाँ से कर सकते हो, एनसीईआरटी से कर सकते हो। कहाँ से, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। अगर मान लो आप एसएसटी दे रहे हो, अगर आप मान लो साइंस दे रहे हो तो आपको इसमें बेनिफिट हो जाता है। अगर आप एसएसटी दे रहे हो तो भी एसएसटी का तो आप वैसे भी जो आपका पार्ट बी आप करेंगे ना, जो आपका 100 मार्क्स का आता है, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको ये कैसे करना है भाई, आप अपनी एनसीईआरटी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, संविधान से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर से, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, फेमस बुक एंड डेज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फोक डांस और टेम्पल्स, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पर करके जाने हैं, जो मस्ट है। अब ये चीजें हो सकता है भाई किसी को अच्छा ना लगे, जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मुझे ये वाला पोर्शन ना मतलब बहुत कम पसंद आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं DTPLSB के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो फिर मैं इस चीज को छोड़ दूंगी। जो चीज आपको नहीं आती उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत होती है, बट चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का आता है जनरल अवेयरनेस। उसके बाद है रीजनिंग, जो कि आपका फिर से 20 मार्क्स का आता है, और एक बार जब आपने ये सबमिट कर दिया तो आप वापस नहीं जा पाएंगे। तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़नी है, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, मिरर इमेज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, वर्बल एंड फिगर सीरीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक हो सकता है किसी को ना आए, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत पसंद है। मतलब इनके जो क्वेश्चंस बनाने मुझे काफी अच्छे लगते, हो सकता है किसी को ना लगते हो। तो आप ये चीज देखो आपकी किस में ज्यादा कमांड है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मुझे रीजनिंग पसंद है, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, मुझे हिंदी पसंद है, इंग्लिश मुझे पसंद है लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है, और सबसे कम मुझे जो है जनरल अवेयरनेस यानी कि जो स्टैटिक पार्ट आ जाता है ये पसंद है। तो जो भी आपकी प्रायोरिटीज है ना, आप उसको तो ध्यान ही दो। इसके अलावा जो आपकी प्रायोरिटीज नहीं है आप उस पर भी ज्यादा ध्यान दो, और जो चीजें आपको ज्यादा आती है ना, जिस पे आपकी कमांड है, उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उनमें आप आउट ऑफ आउट ले जाओ। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, 1-2 नंबर तो कहीं ना कहीं कट ही जाता है, बट आ भी जाते हैं आउट ऑफ आउट, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो चीज आपको आता है उसको आप अपना पॉजिटिव बनाइए, और जो चीज में आप पीछे हो सकता है आपको कम आता है, उसमें आप थोड़े ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी अगर ये आप कहाँ से करेंगे तो भाई देखो, यूट्यूब आजकल एक ऐसी चीज है जहां पर आपकी हर चीज का समाधान है। मान लो अगर आपको ब्लड रिलेशन करना है, आपको अगर बिल्कुल नहीं आता तो आप सिंपली टॉपिक से अगर सर्च करेंगे ना तो बहुत सारी वीडियोज आ जाती है फ्री में, सारे इतने सारे कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप एक एक टॉपिक को ऐसे कर सकते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने में जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ताकि आप एक बारी रिवाइज कर पाए उस चीज को। ऐसे ही ये चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कौन सी बुक्स पढ़े, क्या करें। किसी भी एक बुक में सारी चीजें नहीं मिलती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एक बहुत सीरियस एग्जाम है और इसके लिए आपको भी बहुत ज्यादा सीरियस होने की यहाँ पर जरूरत है। तो जो लोग सीरियस नहीं हो सकते वो भले ही ना करें इस चीज को, हो सकता है ये चीज आपको पसंद ना आए, लेकिन बहुत ही सीरियस एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको वापस भी जाने का मौका नहीं देती। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सीवियर प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करनी होगी, और इससे पहले जितने भी ये टॉपिक्स है ये सारे आपको कंटेंट जो है, जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। यहाँ पर बिना नोट्स के चीजें नहीं होती है। कोई भी जो चीजें होती है वो अपने हैंड प्रैक्टिस से आप करेंगे, जब तक खुद से लिख के नहीं देखोगे ना वो चीजें नहीं होती, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करूँ,
सेम आपका मैथमेटिक्स का है, जितने भी आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको इतने मतलब बहुत शानदार टीचर्स हैं यहाँ पर यूट्यूब पर जो आपको पढ़ाते हैं, जिससे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो सकता है मुझे किसी और से पढ़ना अच्छा लगता हो सकता है आपको किसी और से, तो जिससे भी पढ़ना अच्छा लगता है ना, उन पर्टिकुलर टीचर्स को आप फॉलो करो और उनके सारी क्लासेस को देखना स्टार्ट करिए। अब फालतू की क्लासेस नहीं देखनी है, ठीक है, जो आपके काम की है वो चीज़ें देखो, जो प्रैक्टिस उन्होंने करवा रखी है वो प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप सॉल्व करिए। यही एकमात्र ऐसा हल है जो आपको इन चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़त देगा, ठीक है। तो DSSB पे ही जाइए, आप ऐसे मत करो कि मैं बैंकिंग वगैरह में आप जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि DSSB के प्रीवियस ईयर आप जरूर बना के जाओ, ठीक है। तो ये आप सारे टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो। फिर बात आती है हिंदी और इंग्लिश की, तो इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है और साथ ही आपसे जो क्वेश्चन है ग्रामर के वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें वर्ब है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो। वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पैसेज दे देंगे और वहाँ पर पूछ लेंगे ये जो शब्द है इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, तो एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पर से इंग्लिश में पूछा जाता है। सेम आपसे हिंदी में है पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव। और ये जो हिंदी वाला सेक्शन है ना, ये काफी स्कोरिंग होता है, बिकॉज हम लोग इंग्लिश से भागते हैं। हो सकता है आप में से कईयों को इंग्लिश ज्यादा पसंद हो, हिंदी कम पसंद हो, तो हिंदी वाला सेक्शन काफी स्कोरिंग होता है। आपको बस अपना कंटेंट पार्ट पढ़ना और प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको उसके ऊपर कमांड होती जाएगी और आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रस, अलंकार, समास, वचन, संधि, लिंग, लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, वाक्य संशोधन और वाक्यांशों के लिए शब्द, तो ये पूरा जो है आपका DSSB का जनरल सेक्शन का आपका सिलेबस है। मैं एक बार यहाँ से हट जाती हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका अगर लेना चाहे तो। और इन क्वेश्चन, इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से प्रिपेयर कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने नंबर यहाँ पर आपके 100 में से आ जाए कि आप कहीं ना कहीं मेरिट में स्थान बना पाओ। देखो पार्ट बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो तो मैटर करता ही करता है, बट यहाँ पर मैं बात करूँ पार्ट ए की कि आपको इसमें कितने नंबर लेने होंगे। तो आप यहाँ पर कोशिश करते हुए चलेंगे कि आप पार्ट ए में कम से कम 65 से 70 नंबर जरूर से जरूर लें। इससे कम नंबर अगर आप लेंगे फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो 65 to 70 मार्क्स आपको जनरल सेक्शन में फर्स्ट वाले पार्ट में लेने ही लेने हैं। बिकॉज अभी जब भी मान लो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी ना कट ऑफ जरूर देखना। अगर मान लो TGT साइंस है, TGT SST है, तो उसकी प्रीवियस की कट ऑफ जरूर एनालाइज करना और ये मान के चलना जो कट ऑफ आपकी पिछले साल पूछी गई थी ना, आई थी, उससे ज्यादा लेकर के चलना। मान लो अगर साइंस की कट ऑफ 130 गई थी तो अब की बार आप कट ऑफ 140 प्लस लेकर के चलेंगे, बिकॉज टाइम टू टाइम आपके रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अब वो कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाने वाली है। अगर PRT की बात करें तो आई थिंक लास्ट टाइम जो कट ऑफ है वो 145 प्लस गई थी, आई थिंक 150 प्लस गई थी 200 में से। तो अभी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। ये मत सोचना कि अगर इंग्लिश की कट ऑफ मान लो 110 आ रही है तो मैं 110 तक ही पढ़ूंगा, कभी नहीं आ पाएंगे फिर 110 मार्क्स। आपको कम से कम 130-140 के लिए पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, 65 to 70। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी कि मान लो जैसे आप में से किसी को कुछ पसंद हो, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये आपका जनरल अवेयरनेस है, ये आपका है रीजनिंग, ये आपका मैथमेटिक्स है, ये है आपका इंग्लिश और ये है हिंदी, ठीक है। मान लो अगर किसी को हिंदी पसंद है, मैथ पसंद है, रीजनिंग पसंद है, तो जैसे मैं अपने लिए ही अगर कर लूँ तो अगर मुझे रीजनिंग पसंद है, मुझे मैथ पसंद है, मुझे हिंदी पसंद है, तो इन तीनों चीज़ों को मैं इतना अच्छे से, आप इतना अच्छे से इनको प्रिपेयर करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि 20 में से 20 लेकर के आने की। 20 में से 20 भी अगर नहीं आते तो मान लो आपके यहाँ पर 18 अगर मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके 54 तो यहाँ पर ही हो गए। और मान लो अगर आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में मान लो अगर आपके 10-10 भी आ रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी 10-10 नंबर तो आप लेकर आके आ ही सकते हैं। तो 10 और 10 ये कितने हो गए प्लस 20, कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर 74, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन को करिए। 74 मार्क्स अगर जनरल सेक्शन में आ रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है।
ठीक है। तो ऐसे करो, मान लो अगर किसी को ये वाला सेक्शन ज़्यादा पसंद है, किसी को ये पसंद है, मान लो मैथ्स नहीं आता, जैसे किसी कैंडिडेट भाई उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, तो आप मैथ्स को यहाँ पर 10 में रख के चल सकते हो, ठीक है। आप इंग्लिश को रख के चल सकते हो, जो भी आपको नहीं आता आप उसको, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई ये कहता हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 नंबर को इग्नोर करके जाओगे। जिसने भी ये गलती करी उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये मैं बोल दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, जो आपको आता है उसको अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, और जो नहीं आता है उस पर ज़्यादा काम करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।